अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN के साथ आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे जैसे सर्दियों की आमद हो रही है हमारे मुल्क में एक स्मोक की फ़ज़ा भी पैदा हो रही है। साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो स्मोक और फोग में फ़र्क नहीं कर पाते। स्मोक एक्चुअली होती क्या है, स्मोक पैदा कैसे होती है, इसका और फोग का फ़र्क क्या है और इससे हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल साहिवाल के हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब। उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर स्मोक और फॉग में फ़र्क क्या है और हम इससे कैसे जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सीज़न आ गया है। जी। अच्छा, हर साल ये चीज़ हम लोग देखते हैं जी, फोग आ गई, फोग आ गई। लोग कहते हैं जी ये फोग आ गई है, जिसको हम धुंध भी कहते हैं, कॉमन ज़बान में हम लोग धुंध भी बोलते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये धुंध नहीं होती, एक्चुअली ये स्मोग होती है, जो फ़ज़ाई आलूदगी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये डिफ़ाइन कीजिएगा। देखें, जो फॉग है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना का मतलब ये है कि सर्दी में जब टेम्परेचर कम होता है तो फ़िज़ा के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स या पानी मौजूद होता है वो डेंस होकर नीचे आता है और उसको हम फॉग कहते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसका कोई एज सच सेहत पे ख़ास इफ़ेक्ट बुरा वो नहीं है। जो स्मॉग है उसको आसान उर्दू में हम जहरीला धुआं कह सकते हैं। जहरीला हम इसलिए कहते हैं कि फॉग के बरक्स स्मॉग के अंदर जहरीले पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे सल्फ़र के पार्टिकल्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स हो सकते हैं। जब ये जहरीले पार्टिकल फॉग के साथ मिक्स होकर नीचे आते हैं तो फिर वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़तरा होते हैं। तो पहला यही फ़र्क है कि फॉग एक नेचुरल फिनोमेना है और स्मॉग ये एक मैन मेड, इंसान की जो आलूदगी है इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बात ये है कि फॉग से ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन स्मॉग से बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा, मैं यही चीज़, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ से अवेयर नहीं रखते, अवेयरनेस नहीं रखते कि लोग उसको फॉग के तौर पे एंटरटेन कर रहे होते हैं। जैसे मैं अपने नाजरीन के लिए बड़ी आसान उर्दू में आपको ये बता सकता हूँ, फ़ज़ाई आलूदगी या हमारी ख़ुद की बनाई हुई आलूदगी जिसको हम बोलते हैं, जैसे लोग कचरे को आग लगा देते हैं, टायर्स को आग लगा देते हैं, ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से फिर स्मोक पैदा होती है। ये स्मोक इंसानी जिस्म के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है? जी अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मोक बनने में जो रोल है वो जहरीले पार्टिकल्स का है। सल्फ़र के भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हैं। अब ये जिस ह्यूमन ऑर्गन या जिस्म के जिस पार्ट के अंदर जाएंगे ये वहाँ मसला क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये कि जब कोई बंदा बाहर स्मोक के अंदर चलता फिरता है तो ये पार्टिकल्स या जो जहरीले ज़र्रे हैं वो उसकी जिल्द के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ये मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला इनका कांटेक्ट है वो आँखों के साथ है। अगर आँखों के अंदर ये पार्टिकल जाएंगे तो आँखों के अंदर सोजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और उसका फिर ट्रीटमेंट आगे वो एक मुश्किल स्टेप आ जाता है। तीसरे नंबर पर यह कि ये पार्टिकल सांस के साथ अंदर जाएंगे। जब ये पार्टिकल सांस के साथ अंदर जाएंगे तो ये हमारे गले को भी मुतासिर करेंगे। यही वजह है कि स्मोक के सीज़न में गले ख़राब के बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं। नाक के अंदर जाएंगे तो छींकें, नज़ला ज़ुकाम ये ज़्यादा शुरू हो जाएगा सॉरी। और अगर ये आगे फेफड़ों के अंदर जाएंगे तो ये सांस की नालियों को तंग करेंगे। यही वो वजह है कि वो मरीज़ जिनको दमे का मसला है, COPD का मसला है या उनको तंबाकू नोशी की और बीमारियां चल रही हैं, इस मौसम में आके उसकी अलामात ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि ये पार्टिकल अंदर जाके उस बीमारी को ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरह अगर ये स्मॉग के पार्टिकल्स खून में शामिल हों, ब्लड में शामिल हों, तो ये आगे जाके मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। इवन के स्मोक की वजह से दिल के जो अमराज हैं उनमें भी इजाफा मुमकिन है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं कि स्मोक और फॉग में फ़र्क क्या है और इसके इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चल के हम डॉक्टर साहब से मज़ीद और भी बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब क्योंकि THQ हॉस्पिटल साहिवाल में जो पल्मोनोलॉजी वार्ड है उसके हेड भी हैं, लंग्स के ये बहुत माहिर हैं, फेफड़ों के माहिर हैं।
अच्छा, आपके लिए स्पेशली हम प्रोग्राम में आगे डॉक्टर साहब से सवाल ये भी रखेंगे कि जो फ़ज़ाई आलूदगी से हमारे लंग्स डिस्टर्ब होते हैं या लंग्स से रिलेटेड बीमारियां जिसका हमें सामना करना पड़ता है, और लंग्स से रिलेटेड जो साहिवाल THQ हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या क्या इकदाम इन्होंने किए, इंशाल्लाह ये आगे हम सवाल करेंगे। पहले तो हम इनसे फोग और स्मोक के बारे में ज़रा क्लैरिफिकेशन ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने स्मोक का जिक्र कर दिया, मेरे ख्याल में नाजरीन को समझ आ गई होगी कि स्मोक एक्चुअली होती क्या है। इससे अपने जिस्म को बचाने के लिए क्या इंसान इकदाम कर सकता है? जैसा कि अहलियान साहिवाल को मैं बताता चलूँ कि हमारा जो साहिवाल है ये क्वालिटी इंडेक्स रेशो में तकरीबन टॉप 3 में आ रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, यानी कि हम आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहे हैं। तो जो साहिवाल के रहायशी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिफाजती इकदाम। तो स्मोक से बचने के लिए या इन बीमारियों से बचने के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं? जी अच्छा, स्मोक मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये इंसान की अपनी बनाई हुई एक चीज़ है और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बनती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए 2 सतह पे हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। एक तो इनफरादी सतह पे हर बंदे को कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ इक़दाम हुकूमती सतह पर भी हमें वो करने पड़ेंगे। इनफरादी सतह पर जो इक़दाम हम कर सकते हैं वो ये है कि हम में से हर बंदा पहले ये कोशिश करे कि उसके घर से और इर्द गिर्द के जो ऑफिस प्लेस है या वर्क प्लेस है वहाँ पे कम से कम धुआं प्रोड्यूस हो। मिसाल के तौर पे स्मोक की एक बहुत बड़ी वजह लकड़ियाँ जलाना है, हम उसको कम कर सकते हैं और उसका सद्देबाब इस तरह कर सकते हैं कि हम लोगों को कुदरती गैस या इस तरह एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज दे दें। इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अक्सर ट्रैवल करते हुए आपने देखा होगा कि लोगों ने रास्तों में फसलों के जो बकिया जाते हैं उनको आग लगाई होती है, वो भी पोल्यूशन का कॉमन देखने में हमारे आ रहा होता है। ये भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है और बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में जो स्मोक होती है इसकी मेन वजह यही है। फिर तीसरी वजह इसमें आ जाती है कि हम लोगों का जो गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है, रोड पर आप देखें आपको काला धुआं छोड़ती हुई लो क्वालिटी गाड़ियां वो काफ़ी नज़र आएंगी। तो हम में से हर एक को ये ज़रूरी है कि हम गाड़ियों की सर्विस और दूसरे जो मामलात हैं मेंटेनेंस उन पर तवज्जो दें ताकि इंजन का एग्जॉस्ट कम से कम हो। फिर एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर एक जगह पर ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करना है तो वो अलग अलग गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बड़ी बस यूज़ करें, उससे एग्जॉस्ट कम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जैसे ईंटों के भट्टे हैं, भट्टे मालकान को चाहिए कि वो अपने भट्टों से जो कार्बन का अखराज है उसको कम से कम करें और हुकूमती जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। तो ये तमाम फैक्टर्स वो हैं जो इनफरादी लेवल पे हमें करने चाहिए। हुकूमती लेवल पर ज़ाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट है, हुकूमत ने हर चीज़ के लॉ बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे भट्टा मालकान के लिए लॉज बनाए हुए हैं, तो उन SOPs पे अमल करवाना चाहिए बाई फोर्स ताकि किसी भी भट्टे से ख़तरनाक अखराज जो कार्बन का है वो ना हो। किसानों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो फसल के जो बकिया जाते हैं उनको आग ना लगाएं, इसमें हुकूमत को लॉ इन्फोर्समेंट करनी चाहिए। इसी तरह गाड़ियों की क्वालिटी चेक करने वाला जो महकमा है उसको एक्टिव होना चाहिए ताकि रोड पे अगर कोई भी काला धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उसको रोका जा सके, बंद किया जा सके। और इसके अलावा अखबारात में, TV में, मुख्तलिफ जो हमारे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पे अवाम की मोटिवेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम होने चाहिए। तो जब तक अवाम इनफरादी सतह पर और इज्तमाही लेवल पे हुकूमत दोनों मिलके नहीं चलते तो ये स्मॉग हर साल आएगी और ये वक्त के साथ आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बोला कि इनफरादी और हुकूमती सतह पर इकदाम करने की ज़रूरत है, लेकिन एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि साहिवाल क्वालिटी इंडेक्स में टॉप 3 पे इस वक्त आ रहा है पाकिस्तान पूरे में। हालांकि एक दौर था कि साहिवाल एक सरसब्ज़ शादाब इलाका कहलाया जाता था। हुकूमती बेहिसी का मुजाहरा तो यहाँ तक है कि जो आपकी नहर लोअर बारी दुआब के ऊपर पूरे शहर का कचरा फेंका जा रहा है, रात को वही हुकूमती एहलकार जाके उसको आग लगा देते हैं, जिससे पूरी रात धुआं जो है ना वो फैलता है, वो लोगों के घरों में भी जा रहा है, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर वही उसी चीज़ पे कि उनके लंग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, सांस की बीमारियां आ रही हैं। तो ये तो हुकूमती बेहिसी का मुजाहरा हमारे अपने हम लोग गिरदुरमा में देख रहे हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो आप जैसे आपने एडवाइस की कि हुकूमती सतह पे, लेकिन कमिश्नर साहिवाल साहब इस बात पे भी डॉक्टर साहब ने जैसे एडवाइस की है
कि हुकूमती सतह पर इक़दामात, अगर आप पॉल्यूशन को रोक नहीं सकते, अगर आप फ़ज़ाई आलूदगी को रोक नहीं सकते, तो कम अज़ कम उसको मज़ीद बढ़ाने में भी अपना किरदार अदा ना करें। इस पर आप सख्त नोटिस भी लें। अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये जो स्मोक के असरात इंसानी फेफड़ों के ऊपर क्या असरअंदाज करते हैं उसके ऊपर, और THQ हॉस्पिटल साहिवाल में क्या क्या इकदाम डॉक्टर साहब के वार्ड में हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल एस्टेट एंड न्यू प्रोजेक्ट इन आरिफवाला डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम। The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी THQ हॉस्पिटल साहिवाल में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि स्मोक के असरात और वो कैसे इंसानी जिस्म के ऊपर होते हैं। अच्छा, जैसे ही आपने बात की, मेरे जहन में सबसे पहले क्वेश्चन जो ये आ रहा है कि जब स्मोक में हम चल रहे हैं, स्मोक में हम फिर रहे होते हैं, तो हम डायरेक्टली सांस ले रहे होते हैं। तो जब सांस ले रहे होते हैं तो जाहिर बात है वो सांस की नाली के अंदर भी वो ज़रात जा रहे हैं, वो असरात जा रहे हैं। तो लंग्स मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त किरदार अदा करते हैं। कितना इफ़ेक्ट पड़ता है स्मोक का हमारे लंग्स के ऊपर, सांस की नाली के ऊपर? जी, ये आपने बहुत अहम और वैलिड क्वेश्चन किया है, क्योंकि स्मोक के जितने भी मुज़िर असरात हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुज़िर असरात वो फेफड़ों पर ही होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो जनरल मैयज़ की बात कर ली जाए कि स्मोक से हम बचें कैसे। तो उसमें पहला तरीक़ाकार तो यही है कि स्मोक के जो औकात हैं ये सूरज निकलने से पहले होती है और मगरिब के बाद स्मोक स्टार्ट होती है। तो इन औकात में गैर ज़रूरी तौर पे बाहर जाने से परहेज़ किया जाए। कोई अगर काम हो तो कोशिश की जाए कि उस काम को उस वक्त सरंजाम दिया जाए जब सूरज निकला हुआ हो। और अगर बाहर जाना ज़रूरी भी है तो उसमें आंखों को ढांपने के लिए बड़े साइज़ की ऐनक हो, और इसके अलावा नाक और मुंह उसके ऊपर कोई कपड़ा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ताकि डायरेक्ट वो स्मोक के पार्टिकल वो अंदर ना जाएं। तीसरी बात ये है कि जब बाहर से वापस आएँ तो अपने चेहरे पर थोड़ा सा उसको वॉश कर लिया जाए ताकि जो स्मोक के जहरीले पार्टिकल हैं वो वॉश हो जाएं। गला भी आप नीम गर्म पानी से साफ़ कर सकते हैं ताकि जो पार्टिकल्स गले के अंदर हैं वो उनकी भी बेहतरी हो जाए। इसके अलावा अगर बाहर स्मोक के दौरान अगर बाहर जाना है और अगर आपकी अपनी गाड़ी मौजूद है तो उसके शीशे बंद होने चाहिए ताकि बाहर से कोई स्मोक के पार्टिकल वो अंदर ना आए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो स्मोक के जहरीले पार्टिकल हैं उनकी रसाई कम से कम होगी। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि ये फेफड़ों पर किस तरह असरअंदाज होती है। तो उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो सांस की नालियों की इन्फेक्शन है, जैसे फेरेंजाइटिस है, गले की ख़राबी है,
इसके अलावा नमूनिया है, इनकी रेशो वो बढ़ जाती है अगर स्मोक का एक्सपोजर हो। इसी तरह वो तमाम मरीज़ जिनको पहले ही दमे का मसला है, चाहे वो एलर्जी वाला दमा है या सिगरेट नोशी की वजह से दमा है, उनके लिए स्मोक का जो एक्सपोजर है वो बहुत ख़तरनाक है। इस तरह समझ लें कि स्मोक में कुछ देर सांस लेना वो शायद सिगरेट की एक डब्बिया पीने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जब इतना जहरीला मादा सांस के ज़रिए अंदर जाएगा तो वो सांस की नालियों को तंग भी करेगा, सांस की इन्फेक्शंस भी होंगी, और जो मरीज़ है जिनको पहले से सांस का मसला है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी आप क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं साहिवाल THQ हॉस्पिटल में, तो हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि आजकल मौसम स्मोक का भी चल रहा है और उसके साथ साथ डेंगू भी आ रहा है, उसके साथ साथ कोरोना फिर दोबारा एक्टिव हो रहा है, तो वो क्योंकि आपसे ही रिलेटेड है, ठीक है, तो हमारे अहलियान साहिवाल के लिए सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो डिजीज़ आ रही हैं आगे जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है, इनकी अलामात अगर थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, इसमें जो स्मोक की वजह से जो गला ख़राब होता है उसमें फ्लू की तरह की अलामात आती हैं, खांसी आती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, गले की ख़राबी, बुखार, ये अलामात तकरीबन कोरोना से मिलती जुलती हैं। अब अल्लाह के फजलो करम से ये हुआ है कि वैक्सीनेशन की वजह से और अवेयरनेस की वजह से कोरोना की जो रेशो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ मरीज़ वो अभी तक आ रहे हैं। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि कोरोना हो या स्मोक की वजह से बीमारियां हों, उनसे बचने के लिए एक तो हमें जो अभी प्रोटेक्टिव मैयर्स थे उनको इख्तियार किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम, खांसी और इस तरह की अलामात होती हैं तो वो कोशिश करे कि वो घर के ऐसे अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जैसे बूढ़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, शुगर के मरीज़ हैं, किडनी मरीज़ हैं, लिवर के मरीज़ हैं, उनसे अपने आप को खुद आइसोलेट कर ले ताकि मसला उन तक ना पहुँचे। तीसरा, जो अलामात अगर उन्हें हों तो उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर कोविड के मतलब मशवरा कर लें डॉक्टर से और कोविड की टेस्टिंग भी करवा लें। अगर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है तो इलाज में भी आसानी हो जाएगी। और चौथे नंबर पर यह बात है कि जो कोविड और कोई भी सांस की बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि एक तो वर्जिश बाकायदगी के साथ की जाए, पीने के लिए जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और सेहतमंद जो ज़िंदगी के असूल हैं जैसे सादा ग़िज़ा उसको यूज़ किया जाए ताकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो ठीक रहे। जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक होती है वो तमाम वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन उनके ख़िलाफ़ अच्छा लड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई स्पेशल सब्ज़ी या कोई फल ऐसा है जिससे इंसान यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकता है? जी, इसमें कोई ऐसी ख़ास रिसर्चेस तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि ताज़ा सब्ज़ी और फल ये अल्लाह ताला की पैदा करदा नेमतें हैं। दूसरा, हर मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने जो फ्रूट या सब्ज़ियां दी हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ज़रूर होते हैं जो उस मौसम के हिसाब से मुनासिब होते हैं। मिसाल के तौर पे सर्दियों में हमें विटामिन C और दूसरे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो तमाम जो तुर्श फल हैं जैसे ऑरेंज हो गया, इनके अंदर विटामिन C मौजूद होता है। तो जो उस मौसम के फल हैं उनको खाने से जो उस मौसम के रिक्वायर्ड अज्जा हैं वो जिस्म में आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि नाजरीन आपको बड़े सुन भी रहे हैं, आप क्योंकि अदारे के हेड हैं, इन हालात के अंदर या खुदा न खासा फिर दोबारा कोरोना का अटैम्प्ट हो जाता है या स्मोक बहुत हैवी किस्म से हमारे ऊपर आ जाती है, क्या हमारे इस हॉस्पिटल में आपके डिपार्टमेंट में वो कैपेसिटी है? क्या क्या सहूलियात हैं जो लोगों को मैसर की जा सकती हैं? अहलियान साहिवाल के लिए ज़रा कुछ डिफ़ाइन कीजिएगा कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो कितना कैपेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जी इनको लाहौर ले जाओ, पंजाबी में यहाँ पर बड़ी मशहूर है, लाहौर ले जाओ जी, लाहौर ले जाओ जी, क्योंकि अब अपग्रेड भी आप कर चुके हैं अपने सिस्टम को और आपका एक बाकायदा डिपार्टमेंट बन चुका है। तो थोड़ा सा अहलियान साहिवाल करिए और हमारे नाजरीन के लिए अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा सा अगर डिफ़ाइन कर सकते हैं तो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट्स का एक लोड था उसको साहिवाल में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। एक दौर ऐसा था कि जिसमें रोज़ाना 20, 25, 30 मरीज़ ऐसे आ रहे थे जिनके जिस्म में ऑक्सीजन बहुत कम होती थी, तो अल्लाह के फजलो करम से उन पेशेंट्स
उसको इधर साहिवाल में मैनेज किया गया, बल्कि साहिवाल के दोनों हॉस्पिटल, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और हाजी कयूम हॉस्पिटल, दोनों में उन पेशेंट्स की मैनेजमेंट वो अच्छे तरीके के साथ की गई है। अच्छा, जहाँ तक बाकी बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी या वार्ड की जो सहूलियात है उनमें बता दूं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो हमारे पास इस वक्त 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो सांस की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के माहिर हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रेन नर्सेज और डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद है जो कोविड में जिनकी ग्रूमिंग हुई है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात आए तो हमारे पास इस वक्त एंटीबायोटिक्स और इसके अलावा बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो सांस के मरीज़ों को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इसके अलावा बाई पैप है, सी पैप है और इवन हमारे पास 2 वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं ताकि अगर कोई मरीज़ जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो हम उनको वो केटर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी डिजीज़ की प्रिवेंशन के हवाले से भी रोल प्ले कर रहा है। मिसाल के तौर पे हमने स्मोक की अवेयरनेस के बारे में भी कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने आम पब्लिक को स्मोक के ख़तरात के बारे में आगाह किया था। इसके अलावा 4 या 5 दिन पहले हमने सिगरेट नोशी के नुकसानात के बारे में भी एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि बीमारी को होने के बाद ट्रीट करना वो एक डॉक्टर का फ़र्ज़ तो है, लेकिन अच्छे डॉक्टर की ड्यूटी ये है कि वो बीमारी को होने से रोके। तो इस सिलसिले में हम प्रिवेंटिव काम भी कर रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता सांस के मरीज़ों को जिनको नमूनिया होने का चांस है स्मोक की वजह से, या दमा ज़्यादा होने का चांस है या COPD ज़्यादा होने का चांस है, तो उसकी हमारे पास बेड कैपेसिटी भी मौजूद है और फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं कि हम उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट को जो डिफ़ाइन भी किया आप लोगों के साथ, और आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हमारे साहिवाल में अल्हम्दुलिल्लाह लंग्स के ऊपर ख़ास तौर पर पल्मोनोलॉजी में एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट जो है वो साहिवाल THQ हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, प्रोग्राम को वाइंड अप करें, हमारे नाजरीन के लिए अगर कोई अपना पर्सनल मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं तो आप। जी बहुत शुक्रिया। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बीमारी को, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि बीमारी होने के बाद उसका इलाज करना वो कोई ख़ास कमाल की बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम बीमारी से बचें। तो हमारा इलाका एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी ऊपर है। आलूदगी की वजह से सांस की बीमारियां वैसे ही बढ़ रही हैं और इस चीज़ को भी हमें रोकना है। इनफरादी तौर पे हमें अपना रोल प्ले करना है। हमने फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में हुकूमती इक़दामात का साथ देना है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि सिगरेट नोशी का जो बढ़ता हुआ कल्चर है, हमने इसको ख़त्म करना है। सिगरेट नोशी का सबसे ज़्यादा मसला वो तो सांस की नालियों में होता है। सांस की नालियाँ बंद हो जाती हैं, सिगरेट नोशी की वजह से दमा बन जाता है और जो फेफड़ों का कैंसर है उसका चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सिगरेट नोशी के नुकसान सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं है। दिल के अमराज की भी सबसे बड़ी वजह यही है, मैदे के कैंसर की भी बड़ी वजह यही है, औरतों के अंदर औरतों के कैंसर्स की भी बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। जिस्म में कोई 20 से 25 ऐसे कैंसर्स हैं जिसकी वजह में सिगरेट नोशी मौजूद है। इस सिलसिले में तमाम लोगों को, खुसूसन नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि वो सिगरेट नोशी की जो वबा है इससे अपने आप को बचाएं। सिगरेट पीना बंद कर दें, क्योंकि सिगरेट को शुरू करना आसान है लेकिन बाद में इसके मुज़र असरात उससे बचना मुश्किल है। तो एक तो सिगरेट नोशी से परहेज़ करना है। हम लोग अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो सिगरेट पी रहे हैं उनको हम नरमी से मना करें, उन्हें सिगरेट के नुकसानात से आगाह करें कि वो इस चीज़ से मना हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं हुकूमती सतह पर भी चाहूँगा कि सिगरेट नोशी के बारे में कवानीन जो हैं उनको सख्त किया जाए। 18 साल से कम उम्र लोगों को सिगरेट की फ़रोख्त मना की जाए। सिगरेट पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए जाएं ताकि वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से ऊपर हो जाए। पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी उसको मना किया जाए और इस पे कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। तो इन तमाम इक़दामात से सिगरेट नोशी की हौसला शिकनी होगी और उम्मीद है कि इससे जो बीमारियां हैं वो भी कम होंगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त भी दिया और ये मुफीद मालूमात भी लोगों को मिली और कुछ हमें अपनी बीमारियों से बचाव की जो एडवाइस है वो भी देने का मौका। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुफीद मशवरों से नवाजा। नाज़रीन, बड़ा एक सिंपल सा मुहावरा के परहेज़ इलाज से बेहतर है। इससे पहले कि हम लोग बीमारियों में मुब्तला हों, परहेज़ करें, स्मोक से परहेज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें,
इंशाल्लाह अगले फिर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।